तो टुडे आई विल डिस्कस यू विद यू द टॉपिक इज इनपुट इंटरलॉकिंग। तो इनपुट इंटरलॉकिंग को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और इसके प्रोग्राम भी देखेंगे, ठीक है। और सेंसर बेस्ड प्रोग्रामिंग हम लोग डिजिटल सेंसर को समझ चुके थे, तो उसके बेसिस पे कुछ हम लोग प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखते रहिए, ठीक है। वीडियो लॉन्ग होगा तो आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, जिसके अकॉर्डिंग आप काम करना और प्रोग्रामिंग करना सीख पाओगे। और यदि आप स्किप करते हो, वीडियो लॉन्ग है ये सोच के आप अगर इसको स्किप करके चले जाते हो, तो इसका मतलब आपको पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है ना वीडियो देखने का शौक़ है। आप शॉर्ट लेवल से सक्सेस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखो, वीडियो की लॉन्ग टाइमिंग है इससे नहीं मतलब होना चाहिए, आपको अपने कॉन्सेप्ट अपने टॉपिक को बिल्डअप करने से मतलब होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग आ गए हैं इनपुट इंटरलॉकिंग। इनपुट इंटरलॉकिंग होता क्या है ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इनपुट इंटरलॉकिंग होता क्या है, इंटरलॉकिंग वर्ड से हम लोग पहले क्या समझते हैं ये समझते हैं। तो इनपुट इंटरलॉकिंग हो या इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग हमेशा दो टाइप की होती है, एक इनपुट इंटरलॉकिंग होती है, एक आउटपुट इंटरलॉकिंग होती है। इनपुट इंटरलॉकिंग आउटपुट इंटरलॉकिंग एक इनपुट इंटरलॉकिंग के दोनों पार्ट हैं। तो इंटरलॉकिंग ये होता है कि एक आउटपुट एक समय पे चलना चाहिए, ठीक है, ये इंटरलॉकिंग वर्ड बताता है। इंटरलॉकिंग हमेशा दो आउटपुट या दो आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट की जा सकती है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग का मतलब आप समझ गए कि इंटरलॉकिंग होता क्या है, कि एक समय पर एक ही आउटपुट चलना चाहिए, दूसरा आउटपुट नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनपुट इंटरलॉकिंग क्या होती है। तो इनपुट इंटरलॉकिंग इज कंट्रोल टू डिफरेंट आउटपुट बट ऑपरेट साइमल्टेनियसली विदाउट प्रेस टू स्टॉप और मास्टर स्विच। मास्टर स्विच को बिना प्रेस किए हुए हम केवल स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं एक सिस्टम की, तो दूसरा आउटपुट जो होता है वो बंद हो जाता है, और जो सिस्टम के लिए प्रेस किए हैं जिस सिस्टम की बटन स्टार्ट बटन को, वो आउटपुट स्टार्ट हो जाता है। यदि हम लोग पहले सिस्टम की स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो पहला सिस्टम चल जाएगा और दूसरा सिस्टम बंद हो जाएगा। यदि हमने दूसरे सिस्टम की बटन स्टार्ट बटन को प्रेस कर दिया तो दूसरा सिस्टम चल जाएगा, पहला सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सिस्टम क्या हैं, इनपुट इंटरलॉक हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ केस नंबर 1 आपसे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। हमारे पास क्या है, पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि थ्योरी क्या कह रही है, कि व्हेन वन आउटपुट ऑन देन अदर आउटपुट ऑफ। जो भी एक आउटपुट रहे वो ऑन होना चाहिए, जिस भी सिस्टम की हम लोग बटन प्रेस कर रहे हैं, जिस भी आउटपुट की स्टार्ट बटन को प्रेस किया जा रहा है वो आउटपुट हमारा हाई होना चाहिए, अदर आउटपुट हमारे लो होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, व्हेन X0 ऑन देन ऑल सिस्टम ऑफ। यदि X0 बटन को प्रेस कर दिया जाए तो जो भी हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। और X0 NCPB बटन है, तो NCPB को NCPB की तरह यूज करते हैं तो बफर डालते हैं। क्लियर? ये लोग आप लोगों को मालूम होगा जब PLC पे हार्डवेयर के साथ ये प्रोग्राम बना रहे होंगे। व्हेन वी वर्क इन सिमुलेशन मोड देन X0 टेक इन्वर्टर, ओके, एंड अदर प्रोग्राम विल बी सेम। जो भी अदर प्रोग्राम के लिए बनाओगे तो इसके लिए सेम रहेगा आपका बफर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये PLC, मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिसाइड कर रखे, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बना दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है, क्लियर। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डिजिटल लॉजिक का यूज करके हुए समझेंगे किस तरह से प्रोग्राम को बनाया गया है, ठीक है। तो हमारे पास X0 है एक स्टॉप बटन, दो सिस्टम है, मतलब दो आउटपुट को चलाना है, तो दो आउटपुट को चलाना है तो मतलब दो स्टार्ट बटन होनी चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे पास Y0 को चलाने के लिए एक X2 स्टार्ट बटन है, X4 को चलाने Y1 को चलाने के लिए X4 हमारे पास एक स्टार्ट बटन है, ठीक, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर Y0 को चलाना है तो उसकी होल्डिंग करनी पड़ेगी, होल्डिंग करना पड़ेगा, तो जिस भी बटन से स्टार्ट कर रहे हैं उस आउटपुट को उसके पैरेलल में उस आउटपुट का क्या डालते हैं, बफर डालते हैं। तो Y0 का मैंने X2 के पैरेलल में बफर डाल दिया, तो X2 जगह प्रेस करेंगे तो Y0 चल जाएगा। क्लियर? क्लियर है। X4 हमने डाल रखा है यहाँ पे,
ठीक है। x4 अब y1 को ऑन करना है तो दैट मीन्स x4 को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तो y1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये सर आप कहोगे कि सर x4 आपने y0 के सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और x2 को y1 के सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, क्यों भाई? इनपुट इंटरलॉकिंग यही कहता है कि अगर एक आउटपुट हाई हो तो दूसरा आउटपुट लो। इसीलिए हमने क्या किया कि x2 अगर सिस्टम हमारा y0 वाला आउटपुट हाई हो तो हमारा y1 अगर चल रहा हो तो वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। इसलिए मैंने क्या डाल दिया, इन्वर्टर डाल दिया उसके रास्ते में, कांटा बना दिया। ठीक है, तो कांटा डाल दिया तो क्या होगा, वो चलेगा ही नहीं अब। ठीक, जैसे हम x2 को प्रेस करेंगे तो x2 तो बनेगा NC, क्योंकि NOPV बटन है हमारी x2 हमारे पास NOPV बटन है। अगर x2 को हम प्रेस करेंगे तो x2 हमारा तो NOPV बटन है, या तो जैसे प्रेस करेंगे तो सप्लाई पास करेगा y0 को, y0 हो जाएगा हाई। अब जैसे जब तक प्रेस करके रखेंगे तब तक ये क्या बना रहेगा, तब तक NO बन जाएगा ना यहाँ पे y1 के लिए, जो y1 के सीरीज में x2 डाल रखा है इन्वर्टर, ये NO बन जाएगा। तो अगर y1 चल रहा होगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या हमने, अब जैसे x4 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, y1 सेट हो जाएगा और y0 बंद हो जाएगा। x2 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, y0 चल जाएगा और y1 ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गई इनपुट इंटरलॉकिंग। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट का यूज किया है, इसलिए इनपुट इंटरलॉकिंग। x2 x4 हमारे इनपुट है ना, इनपुट है ना पीएलसी के, इसलिए हमने क्या किया है, इनका यूज किया है, तो इसीलिए इनपुट इंटरलॉकिंग कहते हैं। जिसको भी आप चलाना चाहते हो, ठीक है, उसके क्रॉस में उसका एड्रेस नहीं डालना होता है, उसके एंटर क्रॉस में डालना होता है, एक दूसरे के अल्टरनेट डाल देना। जैसे कि y0 y1 y2 y3 जो भी आउटपुट हमारे पास हो, तो हम लोगों को क्या करना है कि स्टार्ट बटन का जो भी इन्वर्टर है वो सबके सब में डाल देंगे, पर जिसको चलाना है x4 से उसके क्रॉस नहीं डालते। जैसे मुझे x4 से y1 को ऑन करना है तो मैंने क्या किया, x4 को y1 में क्या रखा है, बफर रखा है, स्टार्ट बटन, बट x4 में क्या रखा है, स्टॉप बटन उसके लिए रखा है। ठीक, तो इसलिए मैंने एंटर क्रॉस में एक दूसरे के एड्रेस अल्टरनेट चेंज कर दिए कि x2 को y1 में डाल दो और x4 का इन्वर्टर y0 में डाल दो। तो जैसे x4 प्रेस करेंगे तो y0 बंद हो जाएगा जगह चल रहा होगा, और y1 हमारा जो है वो ऑन हो जाएगा। इस केस में हमने क्या किया कि x0 को प्रेस नहीं किया, x0 को प्रेस किए बिना हमने क्या किया, आउटपुट को हाई किया साइमल्टेनियसली। x2 को प्रेस कर रहे हैं तो y0 ऑन हो जा रहा है और y1 ऑफ हो जा रहा है। x4 को प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, y0 ऑन हो जा रहा है, सॉरी, x4 को प्रेस करने से y1 ऑन हो जा रहा है और y0 ऑफ हो जा रहा है। अब जब हम x0 को प्रेस कर देंगे तो दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, मतलब y0 y1 दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इनपुट इंटरलॉकिंग का। अब यही चीज़ हम अगर करना चाहें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक बेसिस पे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। कैसे? हमारे पास दो आउटपुट हैं, दो आउटपुट के हमको इनपुट इंटरलॉकिंग करना है, तो y0 और y1 हमारे पास दो आउटपुट हो गए। ठीक है भाई, हो गए। अब हम जान लें कि x4 x2 और हमारे पास x0 है। ठीक है, तो x0 यदि ऑन हो जाता है उस केस में y0 y1 क्या होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए। तो मैंने क्या कह दिया, 0 0 कर दिया कि नहीं कर दिया। अब x4 x2 बाय डिफॉल्ट कंडीशन है भैया, हो सकता है कोई प्रेस करके भी बैठा हो या नहीं भी प्रेस करके बैठा हो, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस बना दिया कि 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, हमसे नहीं मतलब है क्या होगा। बट उस कंडीशन में ये तो श्योर है कि y0 और y1 हमारे ऑफ होंगे। क्लियर? तो इसलिए मैंने क्या किया, इनको 0 0 कर दिया। ठीक है, जब हमारा x0 ऑफ होगा, जब मतलब x0 ऑफ होगा दैट मीन्स हमारा एनसीपीबी बटन को प्रेस नहीं किया गया होगा, तभी तो ऑफ होगा, अदरवाइज वो ऑफ ही नहीं हुआ। जैसे जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो स्विच ऑन होता है, जब स्विच को नहीं प्रेस करते तो स्विच क्या होता है, ऑफ होता है। तो ऑफ होता है तो स्विच ऑफ होता है, तो दैट मीन्स 0 होगा ना। तो हमारा x0 अगर ऑफ है उस केस में क्या होगा, यदि x2 ऑन हुआ तो y0 ऑन होना चाहिए और y1 ऑफ होना चाहिए। क्लियर? यदि हमारे पास x4 ऑन होता है, x4 यदि ऑन हो तो क्या हो, मतलब उस समय क्या क्या ऑफ होगा, x0 भी ऑफ होगा और x2 भी ऑफ होगा। ये दोनों स्विच को थोड़ी ना प्रेस किया जाएगा, हम x4 को प्रेस करेंगे तो x4 ऑन हो जाएगा, x4 ऑन होने का मतलब 1 हो जाएगा, और अगर 1 हो गया तो क्या हो गया, उस समय y0 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो y1 जब ऑन होगा तो 1 होगा ना, और y0 जब ऑफ होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 0 लिखा है मैंने। क्लियर?
तो इस तरह से मैंने आउटपुट को हाई कर लिया। ये तो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, पीछे प्रीवियस लेक्चर को आप फॉलो करो, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो तो। ओके, तो इस तरह से हमने किया। अब मैंने किया क्या, अब हमको मालूम है जो जिस भी आउटपुट को हाई करते हैं उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन इक्वेशन लिखते हैं, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, जिस भी आउटपुट को हाई किया, तो y0 को हाई किया ना, तो y0 में 1 है ना, और y0 में जहां जहां जो 0 है वो तो हम तो लेते नहीं है, जहां जहां पर 1 है हमको वहीं पर लेना होता है लॉजिक एक्सप्रेशन के लिए। तो y0 इक्वल टू y0 यहाँ पे हाई है, इस रो में हम देखेंगे तो यहाँ पे अब इस तरह से लिखना क्या होगा, अब y1 यहाँ पर हाई है तो y1 के लिए ये वाली रो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो y0 इक्वल टू हमको क्या लिखना पड़ेगा, x0 का बार, फिर x2 या x0 का बार क्यों होगा, क्योंकि भैया ये क्या है, एनसीपीबी बटन है, ऊपर से 0 है, 0 का मतलब a बार, ठीक है, बार का मतलब तो x0 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। इसी तरह से x2 क्या है, 1 है, तो इस पर कोई बार नहीं, जहां 1 होता है वहां बार नहीं लगाते, जहां 0 होता है उस पर बार लगा देते। अब x4 क्या है, 0, तो x4 0 है, तो 0 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो x4 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमने y0 की इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। अब यही हमको y1 की कैलकुलेट करना है इक्वेशन, तो y1 की इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो y1 की इक्वेशन को जो कैलकुलेट करेंगे, तो y1 के आगे कौन कौन सा देख रहे हो आप, हम देख रहे हैं y1 के आगे जो हमारे पास यहाँ पर हैं वो हम ये देख पा रहे हैं कि x0 क्या है, इन्वर्टर, ठीक है, सॉरी इन्वर्टर बोल रहा हूँ, बार लग जाएगा x0 का, ठीक है। x2 क्या होगा, x2 का भी बार होगा। x4 क्या होगा, x4 विदाउट बार होगा, ठीक है, क्योंकि x4 1 है इसलिए 0 होगा वहां पे बार, जहां पे 1 होगा वहां पे बार नहीं लगाते हैं। क्लियर। मैंने ये नीचे रो क्यों दिखा रखा है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि x2 जो है वो स्टार्ट बटन है y0 की, तो क्या करेंगे, y0 का बफर डालेंगे पैरेलल में x2 का, इसलिए मैंने अंडरलाइनिंग कर रखी है नीचे आपको, ठीक है, जो x2 से दिखा रहे हैं y0। इसी तरह से x4 जो है वो है y1 का, उसके पैरेलल में क्या पड़ेगा, बफर पड़ेगा। तो हम ये आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, जिस भी आउटपुट को हाई करना है जिस भी स्टार्ट बटन से, उसके पैरेलल में आपको बफर डालना पड़ेगा। तो x4 के मैंने क्रॉस क्या कर दिया, y1 का बफर डाल दिया, x2 के पैरेलल में क्या डाल दिया, y0 का बफर डाल दिया, तो इससे होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट ये बेसिक सा फंडा फॉलो करना था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक यूज करके यही प्रोग्राम आप बना सकते थे, और कंडीशन के बेसिस पे बनाते तब भी यही प्रोग्राम बनता आपसे। क्लियर, दोनों तरह से मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। तो आई होप आपको क्लियरली इस चीज़ सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। नहीं आई तो आप कमेंट करो इन कमेंट सेक्शन में, इससे ज़्यादा क्या ही कोई समझाना चाहेगा आपको, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, चाहे जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तरह लॉजिक बना लो, या किसी को कंडीशन बेस लगता है अच्छा तो कंडीशन बेस प्रोग्राम को बना सकता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे इस तरह की हम लोग पीछे तो देख चुके किस टाइप की प्रोग्रामिंग हमने की, ठीक है, एक दूसरे के एंटर क्रॉस में। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, केस नंबर 2, कि हम लोग यदि x4 का एड्रेस अभी तक हम y0 की सीरीज में डाल रहे थे, है ना, और y1 के सीरीज में डाल रहे थे x2 का इन्वर्टर। अब हमने क्या किया, जो y1 पैरेलल में कनेक्ट करते थे, y1 का बफर कनेक्ट करते थे, y0 का बफर कनेक्ट करते थे पैरेलल में, वहीं पर मैंने सीरीज में बफर के साथ x4 डाल दिया और x2 का एड्रेस डाल दिया, एक दूसरे का अल्टरनेट कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो x4 का, अब भाई x4 को हम लोग यहाँ डालते थे y0 की सीरीज में, और x2 को कहाँ डालते थे, y1 के सीरीज में। हमने ऐसा नहीं किया, जो पैरेलल में मैंने बिट लगाया था y1 को होल्डिंग देने के लिए और y0 को होल्डिंग देने के लिए, उसी के पैरेलल में एक दूसरे के अल्टरनेट करके एड्रेस डाल दिए इन्वर्टर के। तो इस केस में होगा क्या, इनपुट इंटरलॉकिंग तो हो जाएगी, बट उस केस में ये होगा, यदि x2 और x4 एक साथ ऑन हो जाते हैं तो हमारे दोनों आउटपुट हाई हो जाएंगे, तो हमारा इनपुट इंटरलॉकिंग तो हुआ ही नहीं। और यदि हम एक बटन को प्रेस करते हैं एक समय पे, तब तो इनपुट इंटरलॉकिंग की तरह काम कर सकता है। यदि हम दोनों आउटपुट को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो ये इनपुट इंटरलॉकिंग तरह काम नहीं करता, क्योंकि उस समय तो दोनों आउटपुट को हाई कर देता है। और जो हम लोग प्रीवियस प्रोग्राम देखे थे, इस केस में अगर x2 x4 को दोनों को एक साथ प्रेस कर देंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं चलेगा। क्लियर। और जो ये सेकेंड केस है, इस केस में अगर x2 और x4 को दोनों को प्रेस कर दोगे तो y0 y1 दोनों ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो इनपुट इंटरलॉकिंग सबसे बेस्ट कौन हुआ, सबसे पहले वाला, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इनपुट इंटरलॉकिंग का, ठीक है, जिससे कि आउटपुट हमारा कोई नहीं ऑन होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, इनपुट इंटरलॉकिंग कर रहा है, प्रोग्राम तो हमारा काम कर रहा है, बट अगर हम लोग दोनों बटन को प्रेस कर दे रहे हैं उस केस में दोनों आउटपुट हाई हो जा रहे हैं। ऐसा यदि आपको नहीं करना है तो आपको पहले वाला प्रोग्राम फॉलो करना, यदि आपको रिक्वायरमेंट है ऐसी ही कंडीशन की तो आपको ये प्रोग्राम फॉलो करना है। बट इनपुट इंटरलॉकिंग के लिए अगर कहोगे तो सबसे पहले वाला जो मैंने प्रोग्राम बताया वो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। क्लियर? तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है विद एक्सप्रेशन कि व्हेन बोथ प्रेस x2 एंड x4 वन टाइम देन बोथ आउटपुट विल बी ऑन। इफ x2 one time and x4 other time press then work as input interlocking। यदि आप चाहते हो कि x2 को एक बार प्रेस कर दें और एक बार फिर x2 को छोड़ के x4 को प्रेस करें तो ये इनपुट इंटरलॉकिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होप आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई तो आप पीछे करो वीडियो को थोड़ा और फिर से देखो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 इनपुट की इनपुट इंटरलॉकिंग। ठीक है, अब इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आउटपुट का आप इनपुट इंटरलॉकिंग करना चाहते हो सबका एड्रेस एक दूसरे के अल्टरनेट में डाल दो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पीएलसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक लगाया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 3 इनपुट की करोगे तब भी हो जाएगा, 4 आउटपुट के करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, 4 आउटपुट मैंने 3 आउट जगह इनपुट किया है, 3 आउटपुट का जगह इनपुट इंटरलॉकिंग कर रहे हैं तो सबके क्रॉस में इन्वर्टर डाल देंगे और क्या। अब सर कहोगे आपने तो यहाँ पे बफर भी डाल रखा है। भैया क्यों बफर डाल रखा है? क्योंकि मेरे पास स्विचेज नहीं थे इसलिए मैंने वहाँ पे बफर डाल दिया। क्यों? देखो x2 हमारे पास क्या है, NOPV स्विच है, x4 हमारे पास क्या है, NOPV स्विच है। अब क्या हमारे पास तीसरा कोई NOPV स्विच है हमारे पीएलसी में? नहीं है ना, इसलिए मैंने क्या किया, x5 हमारे पास NCPV स्विच था तो मैंने इसको NOPV स्विच बनाने के लिए इन्वर्टर डाल दिया। तो ये तो बन गया NOPV स्विच। Y2 को ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन की तरह काम करेगा। अब जब हम प्रेस करेंगे x5 को तभी Y2 ऑन होगा, अदरवाइज Y2 ऑन ही नहीं होगा। ठीक है तो वो NCPV बट उसको बना लिया हमने NOPV। अब वो अगर NCPV की तरह ही काम करेगा तो जहाँ पर हमको x5 हमने डाल रखा है y0 और y1 के सीरीज में x5 को, तो NCPV को NCPV की तरह यूज करोगे तो भैया क्या डालोगे, बफर डालोगे ना, वो तो सप्लाई पास ही करता रहता है। ठीक है, अब हम तो जानते हैं कि अगर NCPV स्विच का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो इन्वर्टर डाल दे तो वो क्या बन जाएगा, NOPV स्विच बन जाएगा, NOPV स्विच की तरह काम करने लग जाएगा। इसलिए NOPV को हमने स्टार्ट बटन की तरह मान रखा है तो x5 का हम लोग इन्वर्टर डाल दिए। और अब x5 का इन्वर्टर डाल दिए, किस में डाल दिए, y0 y1 में डाल दिए। अब इसी तरह से स्टार्ट बटन है ना x5 हमारी, y2 के लिए स्टार्ट बटन है, इसलिए हमने क्या कर दिया, y0 और y1 में इसका क्या डाल दिया, बफर डाल दिया। ठीक है, x4, अब x4 और x2 एक्चुअली में हमारे पास NOPV स्विच कनेक्टेड है इनपुट पे पीएलसी के, तो इसका क्या डालना पड़ेगा, सभी में इन्वर्टर डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, x4 का इन्वर्टर उठा के y0 और y2 में डाल दिया। जैसे x4 प्रेस करेंगे तो y2 और y0 बंद हो जाएंगे, y1 ऑन हो जाएगा। x2 जैसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, y1 y2 बंद हो जाना चाहिए और y0 चलना चाहिए। एक टाइम पे एक ही आउटपुट चलना चाहिए, यही कहता है इनपुट इंटरलॉकिंग। और विदाउट प्रेस टू स्टॉप बटन, बट हाँ स्टॉप बटन को प्रेस ना किया जाए, खाली स्टार्ट बटन को प्रेस किया जाए, तब एक आउटपुट एक टाइम पे चलना चाहिए, अदर आउटपुट सारे बंद हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बंद हो जाएंगे, तो जैसे x2 प्रेस करूंगा तो y0 हाई हो जाएगा, y1 ऑफ हो जाएगा और y2 हमारे पास जो है वो भी ऑफ हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इनपुट इंटरलॉकिंग करते हैं। और ये एक्चुअली में बता ही रखा है कि होल्डिंग कॉन्सेप्ट यूज करके y0 डालते, जिस भी बटन के स्टार्ट करा रहे हैं उसी आउटपुट के पैरेलल में उस आउटपुट का बफर डालते हैं। ये तो मैंने पहले आपको बता रखा है। ठीक, और मैंने यहाँ बाकायदा लिख भी रखा है कि x0 हमारे पास क्या है, NCPV है ना x5। अब NOPV अगर बनाना है तो इन्वर्टर डालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अब आउटपुट, अब ये डिजिटल लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हो। आपको अच्छा लगता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी लॉजिक को बना सकते हो। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे बना रखा है। आई होप आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस में आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं बार बार इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, है ना। एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ, कितना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे पढ़ा चुका हूँ, उसी अकॉर्डिंग मैंने अभी पहले फिर भी बताया
कि जिस भी आउटपुट को ऑन करना है उसको 1 करना है और अदर को 0 कर देना है। अब जिस भी इनपुट से ऑन कर रहे हो, जब भी वो इनपुट ऑन हो तो आउटपुट हमारे जिस भी आउटपुट को ऑन करना चाह रहे हैं वो आउटपुट ऑन हो जाए और अदर वाले आउटपुट ऑफ हो जाए। क्लियर, ये काम करना है। तो क्या किया मैंने, देखो एक्सप्लेन करना हूँ एक बार। X5 को यदि प्रेस करूँ तो हमारा Y2 ऑन होना चाहिए, तो Y2 को ऑन होना चाहिए, अदर देखो ऑफ कर दिए मैंने, ऑफ कर दिए कि नहीं, ठीक है। X4 हम अगर प्रेस करें तो Y1 ऑन होना चाहिए, ठीक है, Y1 ऑन हो जाएगा, अदर आउटपुट ऑफ रहने चाहिए तो 0 0 हो जाएंगे। X2 को यदि प्रेस करूं तो Y0 ऑन होने चाहिए और अदर आउटपुट क्या होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए, ठीक। अब ये तो मैंने बता रखा है किस तरह से ऑन ऑफ होते हैं। यदि X0 को मैंने प्रेस कर दिया तो सारे आउटपुट क्या होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए, अदरवाइज लो होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन थी हमारे पास। ठीक, तो हमने को 3 कंडीशन। अब यहाँ पे Y1 Y2 है ना, अब Y2 हमारा ऑन है तो Y2 के सामने वाले इनपुट को लेंगे, अदर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देखो Y2 ऑन है, दैट मीन्स ये X5 X4। अब यहाँ पे देखो Y2 जब ऑन है तो X5 का क्या होगा, बफर होगा, कोई बार नहीं लगाया जाएगा। पर X4 X0 X2 पे क्या लगाया जाएगा, बार लगाया जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से Y1 जब हाई हुआ तो Y1 के सामने कौन कौन से इनपुट हैं, X0 X2 X4 X5 सारे इनपुट हैं। अब क्या हो रहा है वहाँ पे, जब Y1 ऑन हुआ तो Y1 ऑन किससे हुआ, X4 से, तो X4 पे तो कोई बार लगेगा नहीं, ठीक। और जिससे ऑन नहीं हुआ उन सब पे बार लगा दे, तो X0 X2 X5 पे बार लगा लिए, ठीक। इसी तरह से Y0 जब ऑन हुआ तो Y0 के सामने सारे इनपुट हैं, तो Y0 ऑन किससे हुआ, X2 से, तो X2 पे कोई बार नहीं लगाएंगे और X0 X4 पे X5 पे बार लगा देंगे। समझ में आया। अब इसको हमको बनाना है किसमें, अब ये लॉजिक एक्सप्रेशन निकाल लिया, इस लॉजिक एक्सप्रेशन को क्या करूँ, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, बन जाएगा प्रोग्राम। अब हम जान रहे हैं कि X2 से ऑन करेंगे किसको, Y0 को, तो Y0 का पैरेलल में बफर डालना पड़ेगा तभी ऑन हो पाएगा हमारा Y0, ठीक। और अदर का क्या डालना पड़ेगा, अदर का इन्वर्टर डालना पड़ेगा। तो सर आप कहोगे तो इन्वर्टर आपने डाला ही नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे X0 X5 लिया है, X0 X5 हमारे पास NCPB है कि नहीं है। अब ये बताओ, हम पहले से आपको बता रखे थे कि X0 को क्या लेंगे भैया, A बार होता था तो मैंने बताया था ना NCPB स्विच चूज करना है, और अगर A होता था तो क्या बताता था मैं, NOPB स्विच करना। तो जिस पे बार लगा होता था उसको NCPB स्विच चूज करना पड़ता था, जिस पे बार नहीं लगा होता था उसको NOPB स्विच चूज करना पड़ता था। तो हमारे पास क्या है, X2 हमारा ऑलरेडी NOPB स्विच कनेक्टेड है PLC में, तो हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक। तो X2 को लगाया, X2 विदाउट बार है तो Y0 को होल्डिंग दिया और Y0 यहाँ ऑन हो गया। अब बचा ये, अब ये मल्टीप्लाई में है तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने एक रंग बताऊंगा और अदर रंग आपको करने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेटवर्क मैं बता रहा हूँ। अब X0 X4 X5 को मल्टीप्लाई हैं सब, तो इनको सबको सीरीज में कनेक्ट करना, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक। अब क्या करूँगा मैं, अब X0 ऑलरेडी NCPB स्विच है भैया, बार को तो NCPB स्विच था, तो NCPB स्विच को NCPB स्विच की तरह यूज करोगे तो क्या डालोगे, बफर। इसी तरह X5 भी NCPB स्विच है तो इन्वर्टर नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि X5 ऑलरेडी NCPB स्विच हमारे में लगा हुआ है, तो NCPB स्विच को NCPB की तरह यूज करेंगे तो X5 को क्या डालेंगे, बफर डालेंगे, बस Y0 कनेक्ट हो गया। इसी तरह से Y1 Y2 को मैंने यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, ठीक है। यदि आप बहुत ही अच्छे से समझ के सारी चीज़ें कर रहे हो और सारे वीडियो लेक्चर को आप देख रहे हो, पेशेंसली बैठ के अच्छे से समझ के काम कर रहे हो और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको अच्छे से समझ में आती है, यदि नहीं आती आप वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे फॉलो कर करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट समझ के अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप केवल टाइम पास कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। और समझ में आ रहा तो सबसे बेस्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस तरह से आप इनपुट इंटरलॉकिंग कर सकते हो कई आउटपुट की, ठीक है। आपको मतलब भी समझ में आ गया। तो मैंने आपको 3 प्रोग्राम तक यहाँ से दिखाया और चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब इनपुट इंटरलॉकिंग सिमुलेशन बेस पे करना है तो आपको यहाँ पे इन्वर्टर डालना पड़ेगा। आपके पास सिमुलेशन बेस पे अगर करो तो इस तरह से इन्वर्टर डालोगे,
क्योंकि जैसे आप अगर बफर डाल दोगे तो क्या करना उस बफर को ऑन करना पड़ेगा सप्लाई देने के लिए। अब इसको x0 को क्या करना पड़ेगा, ऑन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सा ऐसे करेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इनपुट आउटपुट इंटरलॉकिंग कर सकते हो। सिमुलेशन बेस पे बना रहे हो तो ऐसा प्रोग्राम आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रोग्राम मैं सॉफ्टवेयर पे आपको बना के चला के दिखा भी दूंगा, ठीक, सिमुलेशन पे करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई पीएलसी नहीं है। बट आपको मैं पीएलसी की तरह ही प्रोग्राम सारे बता रहा हूँ कि आपके कौन से प्रोग्राम पीएलसी के साथ बनाना है और कौन सा सिमुलेशन पे किस तरह से बनाना है, ये भी मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट सारे बता रखे हैं, ठीक। अब ये देखो, जैसे प्रोग्राम है हमारे पास, एक बढ़िया सा प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर हमको इनपुट इंटरलॉकिंग बनाना है, ये कुछ न्यूमेटिक सिस्टम है, ठीक, पंचिंग मशीन की तरह पूरा काम कर रहा है कि कोई जैसे कि होता है ना, मेटल होता है, उसको कई डायरेक्शन में मोड़ना पड़ता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पंचिंग मशीन जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिलेंडर का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर जो होता है वो कई वॉल लगे होते हैं, वॉल के अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करते हैं। हो सकता है वो डबल एक्टिंग सिलेंडर हो, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हो। तो यहाँ पे जो सिलेंडर लगा है वो सिर्फ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक। उसके अंदर स्प्रिंग सेट है, तो उसको एक बार प्रेस कराया जा रहा, फोर्स कराया जा, दूसरी स्टेट तो खुद ले आएगा। क्यों, जैसे वो ऑफ होगा उसमें स्प्रिंग लगा है, वो फिर से पीछे चला जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या कराया गया, एक पीएलसी लगी है, उस पीएलसी से हम लोग एक स्टार्ट बटन दे रहे हैं, एक स्टॉप बटन दे रहे हैं। अच्छा, कोई भी आपको अगर प्रोसेस को क्या करना है, पहचानना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो वो सबसे पहले आपको डिफेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रोसेस को देखा हो क्या रहा है कि एक बटन है, उसको ऑन कर रहा है, वो तो फर्स्ट वॉल ऑन हो जा रहा है, ए वाला वॉल। दूसरा बटन प्रेस किया जा रहा है तो सेकेंड वॉल ऑन हो जा रहा है, फर्स्ट वाला बंद हो जा रहा है। तो हमने कहा ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो हमने क्या किया, इनपुट इंटरलॉकिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से किया वो देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया कि X2 को जैसे ही मैं प्रेस करूं तो उस केस में हमारा Y0 ऑन होना चाहिए और Y1 ऑफ होना चाहिए, ठीक है, Y1 ना चल सके। और जैसे मैं X4 को प्रेस करूं तो क्या हो, Y1 ऑन हो जाए बट Y0 नहीं चलना चाहिए उस केस में। तो इनपुट इंटरलॉकिंग करा दी मैंने दोनों सिलेंडर की। और यहाँ पे वॉल लगा है, वॉल को हम लोग आउटपुट की तरह यूज करते हैं। वॉल जो होता है ना, वो आउटपुट की तरह, वॉल हो गया, सोलेनॉइड हो गया, इंडिकेटर हो गया, मोटर हो गया, एक्चुएटर हो गया, ठीक है, इन सबको VFDs हो गई। तो ये सारी चीज़ों को यूज करते हैं आउटपुट की तरह, समझ में आया। इनपुट की तरह सेंसर, वॉल, एनकोडर एंड अदर स्विचेस का यूज करते हैं, एनालॉग डिजिटल सेंसर का यूज करते हैं इनपुट में। तो इनपुट हमारे पास दो इनपुट हैं, X2 और X4। तो स्टार्ट बटन A और स्टार्ट बटन B, तो मैंने इनको ले लिया। अब हम जानते हैं हमारे पास दो आउटपुट हैं, Y0 Y1 को अगर ऑन करना है तो होल्डिंग कराना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों के पैरेलल में स्टार्ट बटन के बफर डाल दिया दोनों आउटपुट का। अब हम चाहते हैं कि अगर X2 प्रेस करें तो हमारा Y1 बंद हो जाना चाहिए और Y0 ऑन होना चाहिए। तो बिल्कुल X2 का मैंने क्या किया, बफर इन्वर्टर डाल दिया Y1 के सीरीज में, ठीक। तो Y0 ऑन हो जाएगा। जैसे X4 प्रेस करें तो Y0 के सीरीज में मैंने इन्वर्टर डाल दिया X4 का, दूसरे सिस्टम का स्टार्ट बटन, ठीक। तो जैसे प्रेस करेंगे X4 को तो Y0 ऑफ हो जाएगा और Y1 ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम था आपका इनपुट इंटरलॉकिंग बेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। अब ये इनपुट इंटरलॉकिंग एक ऐसी इनपुट इंटरलॉकिंग होती है जैसे कि आपको ये वाली इनपुट इंटरलॉक सबसे सिक्योर इनपुट इंटरलॉकिंग मानी जाती है। क्यों, ये इनपुट इंटरलॉकिंग वो इनपुट इंटरलॉकिंग होती है जिसमें हम इनपुट और आउटपुट के दोनों एड्रेस को डालते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों एड्रेस को डाल देते हैं, इनपुट का भी और इनपुट का भी डाल देते हैं, आउटपुट का भी एड्रेस डाल देते हैं कि किसी भी हाल में एक ही आउटपुट चलना चाहिए, दो आउटपुट नहीं चलना चाहिए। बाई चांस क्या होता है, स्विचेस खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो स्विचेस अगर खराब हो गए तो उस केस में क्या होता है कि वो स्विच वो पहले वाले आउटपुट की होल्डिंग ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो जाता है कि आउटपुट हमारा पहले वाला ही चल रहा होता है और जो आउटपुट ऑन करना चाह रहे हैं वो ऑन नहीं हो पाया। तो वो केस में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट वाला केस हो जाता है कि उसमें आपका स्विचेस अगर ख़राब हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। पर ये वाला जो केस है जो मैंने इनपुट इंटरलॉकिंग का आपको ऑन द स्क्रीन दिख रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है कि अगर X1 ऑन हो गया, X1 जैसे मैंने प्रेस किया, अगर Y1 ऑन हो गया
तो y2 भी किसी हाल में नहीं चलेगा। समझ रहे हो, y2 किसी भी हाल पे नहीं चल पाएगा जब तक हम लोग x2 नहीं प्रेस करेंगे। जैसे x2 प्रेस करेंगे फिर क्या होगा, y1 को हर हाल में बंद ही होना पड़ेगा और y2 को हर हाल में चालू होना पड़ेगा। ठीक, तो दोनों के इन्वर्टर उठा उठा के डाल देते। तो एक सिस्टम हमारा y1 है, एक सिस्टम हमारा y2 है। तो हमने क्या किया कि एक दूसरे के अल्टरनेट में इन्वर्टर डाल दिया। तो हमने सिस्टम 2 का x2 का इन्वर्टर उठाया और y2 का इन्वर्टर उठाया, दोनों को सीरीज में डाल दिया y1 के। ठीक, अब इसी तरह से हमने फर्स्ट वाला सिस्टम को उठाया, उसका x1 और उसका y1 उठा के दूसरे सिस्टम के y1 के सीरीज में, y1 के y2 के सीरीज में मैंने क्या किया, x4 और y1 का इन्वर्टर इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये सिक्योर इनपुट इंटरलॉकिंग का प्रोग्राम बनता है। ठीक, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने टाइमिंग डायग्राम भी बना रखा है कि x1, x3, x2, x4, y1, y2। अगर हम x1 को प्रेस करते हैं तो y1 हमारा ऑन हो जाता है। कब तक ऑन रहता है, जब तक हम लोग x3 को प्रेस नहीं करते हो। जैसे x3 को प्रेस करते हैं उस केस में क्या होता है, x3 को जैसे ही प्रेस किया गया, x3 हमारा क्या है, यहाँ पे x3 हमारा एक बटन लगा है जो स्टॉप बटन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे इन्होंने गलत किया हुआ है थोड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इनको x3 का काम नहीं करना चाहिए, चलो कोई नहीं। इन्होंने इंडिविजुअली बटन दे रखा है कि आप ऐसा जगह स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन इन्होंने इंडिविजुअल डाल रखा है। ठीक है, एक स्टार्ट बटन को और स्टॉप बटन को इंडिविजुअली कनेक्ट करा के रखा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो बंद करें हम लोग। इनपुट इंटरलॉकिंग अगर हम करेंगे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। आप क्या करोगे कि x4 और x2, ठीक है, x4 और क्या करोगे, x2 को आपको एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा देता हूँ। तो ये है x3, x2, x4 और ये x7, x3। ठीक, x3 स्टॉप बटन है y1 के लिए और x4 है y2 के लिए। ठीक है, इन्होंने वो प्रोग्राम नहीं बनाया है जो प्रोग्राम सिक्योर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बट तब भी सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अगर एक प्रोग्राम सॉरी एक सिस्टम अगर y2 ऑन हो जाता है तो y1 किसी भी हाल में नहीं चल पाएगा जब तक हम लोग x1, x3 को एक साथ प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, जब प्रेस कर देंगे तभी हमारा क्या होगा, सिस्टम जो है एक साथ रन करने की कोशिश में रहेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमको यहाँ पे इन्वर्टर डालना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा कि सिक्योर प्रोग्राम की तरह काम करेगा। समझ में आया। ये हमको इन्वर्टर देना पड़ेगा यहाँ पे x7 का। ठीक, x7 और ये रहा आपका, तो एक दूसरे के अल्टरनेट में डाल देंगे x2। ठीक है, ये x2 रहा हमारा। अब क्या होगा, अभी x3, x4 इंडिविजुअल y1 और y2 को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इनके स्टॉप बटन है, क्लियर है ना। स्टार्ट बटन कौन से हैं, x1 और x2। अब ये किसी भी हाल में एक ही आउटपुट चलेगा। ठीक है, यदि x7 को प्रेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, x7 x2 को सॉरी y2 को बंद करेगा और y1 को ऑन करेगा। ठीक है, और जैसे ही x2 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो y2 चलेगा और y1 को बंद कर देगा। तो ये काम होता है इसका। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हो कि क्या कर रहा है ये।
क्लियर। तो ये टाइमिंग डायग्राम भी दिया है, किस तरह से टाइमिंग डायग्राम तो आप समझते होंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते होंगे। तो टाइमिंग डायग्राम कि यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑन है। तो जैसे कि X1 यहाँ पे ऑन हुआ, X1 जब हम लोगों ने प्रेस किया तो क्या हुआ, ये ऑन हो गया। ठीक है, X1 जब ये ऑन हुआ, ये X1 को जैसे प्रेस किए तो ये कुछ समय के लिए, कुछ इंटरवल टाइम के लिए ऑन हुआ। जो जितने समय के लिए ऑन हुआ तो Y1 को होल्डिंग दे दिया, वो चलने लगा। जैसे ही X3 ऑन हो गया, X3 जब ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, X3 अगर ऑन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, Y1 ऑफ हो जाएगा ना, Y1 ऑफ हो गया। अब उन्होंने क्या किया, X2 को प्रेस किया। X2 क्या किया, जब X2 ऑन हुआ, यहाँ पे देखो ये X2 है ना, जैसे ही X2 ऑन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, X2 जैसे ही ऑन होगा Y1 को क्या होना पड़ेगा, ऑफ होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कमांड दिया X2 का। ठीक है, X2 का जब ये कमांड दिया यहाँ पे, तभी हमारा Y1 क्या हुआ, ऑन हो गया है। ठीक है, बट यहाँ पर कमांड दिया तो Y1 ऑन नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि आउटपुट इंटरलॉकिंग कर दिया था इन्होंने, इसलिए यहाँ पे हमारा Y1 ऑन नहीं हो पाया। समझ में आया। तो ये टाइमिंग डायग्राम जो मैंने अब प्रोग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग ये टाइमिंग डायग्राम जो है वो गलत है। समझ में आया, तो इसको आपको देखना नहीं है। ठीक है, ये गलत है टाइमिंग डायग्राम जो अब मैंने, क्योंकि मैंने पहले तो सही था, अब प्रोग्राम में मैंने चेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग डायग्राम जो हो गया गलत हो गया है। तो आप इस तरह से सिक्योर इनपुट इंटरलॉकिंग का प्रोग्राम बना सकते हो कि किसी भी हाल में Y1 या Y2 में से केवल एक ही चलेगा। ठीक है, तो स्टॉप बटन आप एक ही कर सकते हो। तो अब यहाँ पे X3 है तो यहाँ पर भी आप X3 कर सकते हो, X4 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप X4 ना करके आपको X3 कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप सेम एड्रेस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया। इसको आपको मिटा देना चाहिए। और ये अब क्या हुआ, सेम एड्रेस हुआ। स्टॉप बटन तुम्हारी एक हो गई X3, और X1 X2 तुम्हारे स्टार्ट बटन हो गए, और Y1 Y2 आपके आउटपुट हो गए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, सिक्योर प्रोग्राम हो गया एक आपका। तो आपको इस प्रोग्राम को केवल समझना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को इस तरह से भी बनाया जा सकता है इनपुट इंटरलॉकिंग के लिए। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपके सामने जो आया हुआ है, ये क्या है प्रोग्राम, एक PLC है। ठीक है, वो PLC क्या कर रही है, एक पूल में एक सेंसर लगा हुआ है X7 मैंने डिसाइड कर रखा है। तो उस X7 जो है वो PNP NO टाइप सेंसर है। ठीक है, और हमारे पास एक मोटर लगी है, वो मोटर क्या कर रही है, दूसरे टैंक में पानी भर रही है। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, उनके सबसे बेस वाले पार्ट में क्या होता है, पानी भर जाता है, नीचे वाले सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, और उसको पानी को निकालना हो, निकाल के दूसरी जगह सेंड करना हो या दूसरे टैंक में ट्रांसफर करना हो, तो उसी तरह से ये कुछ प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में वो देख रहे हैं। ठीक है, मैं वो प्रोग्राम आपको बताता हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो एक तालाब है जिससे एक मोटर पानी खींच रहा है। ठीक, और वो पानी को भर रहा है एक टैंक के अंदर। ठीक है, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो टैंक है, ये वाला टैंक जहाँ पे X2 लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ठीक है, X2 सेंसर जो है यहाँ पे लिखा LLS। ठीक है, तो LLS जो सेंसर लगा हुआ है, जिसे कहते हैं लो लेवल सेंसर, और हाई लेवल सेंसर एक लगा है टंकी में। ठीक, तो लो लेवल सेंसर क्या करता है, जैसे ही सेंस करता है कि टंकी खाली हो गई, मोटर को ऑन कर देता है। क्लियर। हाई लेवल सेंसर जो है वो जैसे ही सेंस करता है कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ गया है तो मोटर को ऑफ करा देता है। लो लेवल सेंसर क्या करता है टंकी का, कि हमारे सामने से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मोटर को ऑन करा देता है। समझ रहे हो ना। हाई लेवल सेंसर क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाता है तो मोटर को ऑफ करा देता है। ऑब्जेक्ट आ जाना ना आ जाने का मतलब ये है कि वाटर एक ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, वाटर को सेंस करना मतलब सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, और वाटर ना होना दैट मीन्स सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया।
उसके बाद जो मोटर तालाब से पानी खींच रहा है नीचे पूल से, तो पूल से जो पानी खींच रहा है वो क्या करता है, एक सेंसर लगा है एलएलएस उसमें भी, जिसे कहते हैं लो लेवल सेंसर। यदि सेंसर ने सेंस कर लिया कि तालाब में पानी खत्म हो गया है तो मोटर को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, मोटर ऑन नहीं होनी चाहिए उस केस में। भाई उस केस में अगर मोटर ऑन हो जाएगी तब तो फालतू चलेगी ना, उसका कोई तो मतलब हुआ नहीं, है ना। तो मोटर उस केस में ऑन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सेंसर आपको डिपेंड करना पड़ेगा कौन सा सेंसर किस टाइप का लेना है। ठीक है, मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ा रखी है कि ऑब्जेक्ट है तब कैसे कौन सा सेंसर लेना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तब कौन सा सेंसर लेना है। ये आपको मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है, बहुत अच्छे से बता रखी है। तो आई होप उसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं, है ना। मेन कन्फ्यूजन जहाँ होगा वो सेंसर को सिलेक्शन करने में होगा। सेंसर का सिलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को मैंने समझा तब क्या हुआ, हमको ये समझ में आया कि लो लेवल यदि सेंसर है हमारे पास, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसके सामने तब मोटर को ऑन कर दे। तो हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो मोटर को ऑन कर दे, तो सेंसर क्यों ना पीएनपी एनओ ले लिया जाए। तो सर हमसे कई लोग ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पीएनपी एनओ सेंसर जब ऑब्जेक्ट आता है तब 24 वोल्ट पीएलसी को भेजता है, अदरवाइज वो ऑफ रहता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो हम उसको इन्वर्टर लगा देंगे और पीएनपी एनओ सेंसर को चेंज कर लेंगे, एनपीएन एनसी बना देंगे, है ना। सेंसर का बिहेवियर को चेंज करना तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से सेंसर का बिहेवियर चेंज कर देंगे। अब पीएनपी एनओ सेंसर था हमारे पास, तो वो जब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता था तब 24 वोल्ट भेजता था। हमने कहा ऐसी बात है, कह रहा बिल्कुल। तो हमने कहा उसको इन्वर्टर डाल दिया उसके एड्रेस पे, X2 के एड्रेस पे मैंने इन्वर्टर डाल दिया, क्योंकि X अब लो लेवल सेंसर से ऑन हो रहा है, तो लो लेवल सेंसर से जब ऑन होगा तो हमने क्या किया, Y1 का आउटपुट, मोटर हमारे पास Y1 है, आउटपुट को एज अ मोटर ऑन करेंगे ना, तो मोटर हमारे पास Y1 है। अब Y1 Y2 Y3 जो भी एड्रेस मोटर का देना चाहते हो वो दे सकते हो आउटपुट का। तो मैंने मान लिया कि मोटर का एड्रेस Y1 है। ठीक है, तो मोटर का एड्रेस Y1 है, तो मैंने मोटर का एड्रेस Y1 ले लिया यहाँ पे। अब हमारा जो स्टार्ट कर रहा है मोटर को, स्टार्ट कौन कर रहा है, X2। X2 एड्रेस पे पीएलसी के सेंसर कनेक्टेड है, वो मोटर को क्या कर दे रहा है, स्टार्ट कर दे रहा है। यदि वो मोटर को स्टार्ट कर दे रहा है तो दैट मीन्स उसके पैरेलल में आउटपुट का बिट डालना पड़ेगा बफर का, तो मैंने Y1 का आउटपुट में बफर डाल दिया। ठीक, तो प्रोग्राम यहाँ तक बन गया मेरा कि X2 के जगह सेंसर हमारा जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब वो क्या करेगा, तुरंत सेंस करेगा और मोटर ऑन करवा देगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। अच्छा, यदि X6 और X7 के सामने, ठीक है, X6 और X7, अब X6 की बात कर ले कि जैसे ही ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जैसे उसके सामने आ जाए, जब तक उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक वो क्या करता रहेगा, सप्लाई पास करता रहेगा, क्योंकि पीएनपी एनसी सेंसर क्या है, जब तक उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब तक वो 24 वोल्ट भेजता रहता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो 24 वोल्ट नहीं भेजेगा, तब कितना फीडबैक में जाएगा, 0 वोल्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑलरेडी 0 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है, देख रहे हो आप लोग पीएलसी में, पीएलसी पे मैंने 0 वोल्ट डाल रखा है। ये सेंसर क्या करेगा, कौन सा सेंसर, X6 वाला, जब तक इसके सामने पानी नहीं होगा तब तक 24 वोल्ट भेजेगा। अब 24 वोल्ट अगर भेज रहा हो, पीएलसी पे 0 वोल्ट है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट होगा, तो ये जो X6 है वो ऑन रहेगा। कहो हाँ, ठीक है, ऑन रहेगा। ठीक, अब जैसे इसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, उतने समय क्या भेजेगा, ये 0 वोल्ट भेजेगा, और पीएलसी पे भी 0 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो X6 क्या हो जाएगा, एनओ की तरह बना रहेगा, सप्लाई आगे पास नहीं होने देगा। तो मोटर को बंद कराने काम तो ये कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह से हमारे पास X7 बचा हुआ है, तो X7 क्या कर रहा है भाई, उसको भी देख लिया जाए। X7 कर क्या रहा है, जब तक इसके आंखों के सामने, X7 के आंखों के सामने पानी दिखाई देगा, इसको कहने का मतलब है पानी जब तक वो सेंस करेगा तब तक क्या करेगा, 24 वोल्ट लगातार भेजता रहेगा। तो मैंने पीएनपी एनओ सेंसर वहाँ भी डाल दिया। ठीक है, पीएनपी एनओ सेंसर वहाँ भी डाल दिया हमने।
तो पीएनपी एनओ सेंसर क्या है, जब तक पीएनपी एनओ सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक 24 वोल्ट भेजेगा। दैट मीन्स पानी बना हुआ है तालाब में, और अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट है तो 24 वोल्ट भेजता रहेगा, अगर नहीं होगा तो 0 वोल्ट भेजेगा, और 0 वोल्ट अगर होगा पीएलसी पे भी 0 वोल्ट, सेंसर भी 0 वोल्ट भेज रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो X7 जो होगा ऑन नहीं होगा, और X7 का बफर जो है बफर का ही तरह रहेगा, सप्लाई पास नहीं करेगा तो मोटर ऑन ही नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन पे हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं सॉरी। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। यदि वाटर अवेलेबल है टैंक में तो दैट मीन्स 1 है ना, अगर वाटर नहीं है टैंक में तो इसका मतलब 0 है। समझ में आया। अब हमसे कोई कह सकता था कि सर आप मोटर का सेंसर जो है, जो लो लेवल सेंसर है, वो पीएनपी एनसी ही ले लेते। बिल्कुल लिया जा सकता था। जब आपको पीएनपी एनओ सेंसर का बिहेवियर बना के उसको पीएनपी एनसी में ही बदलना था तो आपको परचेज ही करना चाहिए पीएनपी एनसी सेंसर। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, पीएनपी एनसी सेंसर ही बनाया है मैंने, तो उसको पीएनपी एनओ सेंसर ही एनसी सेंसर ही क्यों नहीं परचेज कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरे पास नहीं होता तो इन्वर्टर डाल देंगे, नहीं और अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो पीएनपी एनसी सेंसर ही लाएंगे X2 के लिए। ठीक है, क्योंकि काम तो वही करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को बना लेते हैं। अब बात आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे, कंडीशन बेस पे हम लोग तो समझ गए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिस पे कैसे बनाएंगे प्रोग्राम को। तो ये एसएस जो टर्मिनल होता है, ये मालूम है तुमको, सिंक सोर्स टर्मिनल होता है पीएलसी का, है ना, जो वायरिंग करते हैं। वायरिंग आप लोगों को पढ़ के आना चाहिए, उसी की बिहाफ पे हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सिंक सोर्स पे 0 वोल्ट पड़ा है, सब पे पड़ा है, तो कुछ कंडीशन है। अब 3 इनपुट है, 8 बिट बनेंगी, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, जो को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है वो जानता है, अदरवाइज वो नहीं, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं जानता है। ठीक है, तो हमने कहा यदि भाई X7 ऑन रहे, मतलब ऑब्जेक्ट जब तक इसके सामने रहे तब तक 24 वोल्ट भेजना चाहिए। कह रहा ठीक है भाई भेजेंगे हम। हमने कहा ठीक। ठीक है, फिर क्या हुआ, X2 की बात हुई और X6 की, कि यदि सेंसर हमारा ऑफ रहे, कोई ऑब्जेक्ट ना डिटेक्ट करे, तो 24 वोल्ट भेजता है भाई पीएनपी एनसी सेंसर, है ना, भेजता है कि नहीं भेजता, भेजता है बिल्कुल। और भैया हमने पीएनपी एनओ सेंसर को पीएनपी एनसी सेंसर बना लिया है, क्या डाल के, बफर इन्वर्टर डाल के, इसलिए मैंने 0 कंडीशन इसकी चूज कर ली है। समझ में आया आप लोगों को। ऐसा नहीं करना कि सर ऑन ही नहीं होता है, तो मैंने ऐसा मान रखा है कि वो पीएनपी एनसी सेंसर ही है। जो पीएनपी एनओ सेंसर का एड्रेस मैंने X2 लिया है, उसको हम जानते हैं कि उसको पीएनपी एनसी सेंसर बना लेंगे, इसलिए मैंने पीएनपी एनसी सेंसर ही मान के मैंने यहाँ पे 0 ले लिया है। ठीक, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डिटेक्ट करेगा तब 24 वोल्ट भेजेगा, और 24 वोल्ट भेजेगा तो आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा, Y1, दैट मीन्स मोटर ऑन हो जाएगी। उस बिहाफ पे मैंने डिजिटल एक्सप्रेशन निकाल दिया। क्या निकाल दिया एक्सप्रेशन, बोलो भाई। हमने क्या निकाला, देखो यहाँ पे Y1 अगर हाई है, ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि X7 और X2 दोनों पीएनपी एनओ सेंसर हैं, ये हम जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं बताओ आप लोग। बिल्कुल जानते हैं कि हमारे पास सेंसर जो है वो पीएनपी एनओ सेंसर लगा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पीएनपी एनओ सेंसर जो होता है 0 वोल्ट तब भेजता है जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है, 0 वोल्ट तभी भेजता है वो। यदि पीएनपी एनओ सेंसर को 0 वोल्ट तब भेजता है जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो उस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे 0 ही कंसीडर किया X2 के लिए, कि हमको आपको 0 ही रखना है। तो कह रहा ठीक है 0 रखो, कोई आपत्ति नहीं। ठीक, हम चाहते क्या हैं, जब वाटर ना हो तभी डिटेक्ट करे सेंसर, अदरवाइज ना डिटेक्ट करे, तो मैंने ये वाली कंडीशन चूज की इसकी। ठीक, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो निकल के आया Y1 इक्वल टू X7 X2 बार X6 का बार। ठीक, तो हमको ऑन करना था X2 से, तो X2 के पैरेलल में क्या डाल देंगे, Y1 का बफर। हम जानते हैं X2 हमारा सेंसर तो पीएनपी एनओ है ना, जब तक ये, अब हमारे पास तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बना के रखा है, अब जैसा प्रोग्राम आ गया उसी के अकॉर्डिंग, अब डिजिटल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी मैंने कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो चाहे कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बनाओ, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आप कैलकुलेशन कर लो प्रोग्राम को कैलकुलेट करने के लिए,
दोनों तरह से आप प्रोग्राम को कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? अब सर एक कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों के दिमाग में, सर अगर पीएनपी एनओ सेंसर है तो आपने जीरो क्यों लिया? जीरो मैंने इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि पीएनपी एनओ सेंसर है, ठीक है, जब उसके सामने ऑब्जेक्ट ना हो तभी वो जीरो रहेगा, और हमको मोटर में पानी तभी भराना है जब ऑब्जेक्ट ना हो। जो मोटर है वो टैंक चालू तभी कराना है, टैंक पानी भरने के लिए, जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने एक छोटी सी चीज़ लिखी है, 1 और 0 लिखा है ना मैंने, और सेंसर कौन सा है? पीएनपी एनओ। यदि पीएनपी एनओ सेंसर है ना, समझना अच्छे से, मैंने 1 और 0 यहाँ पे लिखा है एलएलएस पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। अगर पीएनपी एनओ सेंसर है तो हमको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, और अगर एनपीएन एनसी सेंसर होता तो मैं वहाँ पे क्या लेता? 1 ले लेता। समझ आ रहे हो? ठीक है, 1 ले लेता या 0 ले लेता, कोई प्रॉब्लम तब भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मैंने इसीलिए लिया कि भैया पानी नहीं है, इसका मतलब आप 0 ले लो। और जब मैंने 0 लिया तो एक्सप्रेशन एग्जैक्ट निकल के आ गया कि x2 बार लगाओ। अब पीएनपी एनओ सेंसर है, पीएनपी एनओ सेंसर को पीएनपी एनसी बना देंगे, जैसे x2 बार है, बार लगा है तो सप्लाई पास करता रहेगा, ठीक। उस बिहाफ पे मैंने इस प्रोग्राम को तैयार कर दिया। आपको इसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए, बट मैं जितना हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेन करने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे सेंसर लगा रखा हूँ आपके लिए, ठीक। अब यहाँ पे एनपीएन एनओ सेंसर या पीएनपी एनसी सेंसर दोनों सेम टाइप से काम करते हैं। X6 X7 हमारे पास हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास सेंसर है 24 वोल्ट भेज रहा होगा, 24 वोल्ट दैट मीन्स 1 भेज रहा होगा, 0 वोल्ट भेज रहा होगा तो दैट मीन्स 0 ही भेजेगा डिजिटल लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर X6 हमारे पास लगा हुआ है, नो वाटर इन टैंक, तो 24 वोल्ट भेजना चाहिए, बिल्कुल भेज रहा है, जैसे वाटर आ जा रहा है टैंक के सामने तो 0 वोल्ट भेज रहा है और हमारा आउटपुट बंद हो जा रहा है, मोटर मतलब बंद हो जा रही है, ठीक है ना। अब ये तो जानते हो एक्सिस डालेंगे तो 24 वोल्ट 0 वोल्ट देगा, और अगर इन्वर्टर डाल देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट कर देगा जब वाटर नहीं रहेगा, और जब वाटर आएगा तब 24 वोल्ट भेजेगा, है ना। तो मैंने इस बिहाफ पे सेंसर को समझा भी रखा है कि कब उसको 0 वोल्ट मिलेगा, कब 24 वोल्ट मिलेगा। तो इस बिहाफ पे आपको प्रोग्रामिंग करना सीखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप प्रोग्रामिंग करना सीख जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है दूसरा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? यदि आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रोग्राम को देख के कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, तभी मैं आपको समझा सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं समझा सकता। या तो आप इतना एबल हो कि हाँ आप प्रोग्राम को समझ ले रहे हो और कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने सारी कंडीशन लिख रखी है, ठीक है। हो क्या रहा है, एक कन्वेयर बेल्ट है, एक मोटर है, कन्वेयर बेल्ट पे एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सेंसर तक, ठीक है। और एक हमारे पास बटन लगी हैं, एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है। तो हमने कहा ठीक है, एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पीएलसी में वायरिंग भी कर रखी है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है, मैंने यहाँ पे वायरिंग भी कर रखी है। स्टार्ट बटन है हमारे पास, ठीक, एक स्टॉप बटन है हमारे पास। तो X0 हमारे पास क्या है? स्टॉप बटन। X2 क्या है हमारे पास? स्टार्ट बटन। एनओपीवी टाइप है ना, X2 हमारा जो बटन है वो एनओपीवी टाइप है, और एनसीपीवी टाइप हमारा X0 बटन है। तो एक स्टार्ट बटन है, जब हम स्टार्ट कर दे रहे हैं तो मोटर स्टार्ट हो जा रही है, मोटर स्टार्ट हो जा रही है तो कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो जा रही है, कन्वेयर बेल्ट यदि स्टार्ट हो जा रही है तो क्या हो रहा है? बॉक्स मूव कर रहा है सेंसर तक, और जैसे ही सेंसर तक बॉक्स पहुंचता है, जब सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि भैया हमारे सामने कोई आ गया है, तो मोटर को बंद कर देता है और क्या कर देता है? इंडिकेटर को ऑन कर देता है। किस इंडिकेटर को? स्टॉप इंडिकेटर को ऑन कर देता है, ठीक। तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और जैसे ही हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं, जब तक सेंसर नहीं डिटेक्ट करता है तब तक हमारा ग्रीन इंडिकेटर ऑन होता है, दैट मीन्स वो बता रहा होता है कि रन हो गया है। क्लियर है? तो ये इंडिकेटर हमने लगा रखे हैं। अब यहाँ पे व्हेन स्टार्ट बटन प्रेस द मोटर विल बी स्टार्टेड रन ग्रीन लैम्प, तो उस समय ग्रीन लैम्प स्टार्ट हो जाती है जैसे मोटर स्टार्ट हो जाती है।
इंडिकेशन लैम्प विल बी एक्टिवेटेड। क्लियर। कंडीशन नंबर 2, मोटर रनिंग सो बॉक्स विल बी स्टार्ट टू मूव। प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, विल डिटेक्ट व्हेन द बॉक्स अराइव एट द अदर एंड ऑफ कन्वेयर बेल्ट, मोटर विल बी स्टॉप्ड एंड ग्रीन लैम्प वो भी स्टॉप हो जाएगी, डीएक्टिवेटेड हो जा रही है ग्रीन लैम्प। ठीक। कंडीशन नंबर 3 क्या है, स्टॉप एलईडी जो लैम्प है वो स्टॉप इंडिकेशन लैम्प विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है। और कंडीशन नंबर 4 जो है, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन विल बी यूज टू स्टॉप द मोटर एट एनी टाइम। तो इन्होंने X0 बटन जो रखी है वो रख रखी है अपने, कभी भी मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये तुमको उन्होंने बता रखा है कि आप इस तरह से प्रोग्राम करो कि ये पूरा प्रोसेस हो जाए पीएलसी के थ्रू। ठीक है। तो हमको कोई नहीं, हमने प्रोसेस को समझा और फिर मैंने एड्रेस को असाइन किया कि नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं इस प्रोग्राम में, नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं इस प्रोग्राम में, ये मैंने डिसाइड किया। फिर हमने देखा सेंसर किस टाइप का होगा, तो मैंने कहा जब इसके सामने ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तब 24 वोल्ट भेज रहा है, दैट मीन्स तब सेंसर ऑन हो जाएगा, तब मोटर को रोक देना है। क्लियर है। हमने कहा ठीक है। तो पीएनपी-एनसी सेंसर लगाया मैंने एक, कि जैसे ही जब तक इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक कन्वेयर बेल्ट चलती रहेगी, मोटर बंद नहीं होगी, दैट मीन्स मोटर बंद नहीं होगी। और जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो मोटर ऑफ हो जाए। तो हम ये जानते हैं पीएनपी-एनसी सेंसर है, पीएनपी-एनसी सेंसर के जब तक उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब तक वो 24 वोल्ट भेजता रहता है। तो मतलब 0 वोल्ट इस तरह 24 वोल्ट उस साइड से, तो हमारा जो सेंसर है वो क्या होता है, ऑन रहता है, सॉरी ऑफ रहता है उस केस में, जब तक कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है सेंसर ऑन होता है और मोटर को बंद करा देता है, बस इतना काम होता है और कुछ भी नहीं। ठीक। तो हमने क्या किया, X0 X6 हमारे पास, X0 एक स्टॉप बटन लगा दिया मैंने। अब NCPV बटन को NCPV बटन की तरह यूज करोगे तो क्या होगा, बफर डाला मैंने, एक X6 सेंसर लगाया। X6 सेंसर है वो हमारे पास, वो भी मोटर को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो PNP-NC सेंसर, अब PNP-NC सेंसर दैट मीन्स NCPV स्विच ले लो या PNP-NC सेंसर ले लो, दोनों सेम ही वर्क करते हैं, स्विच की तरह ही काम करते हैं। PNP-NC सेंसर और NCPV स्विच का काम जो होता है सेम होता है। ठीक। तो मैंने बफर ही डाल दिया उसका भी। फिर मैंने डाल दिया X2, क्या डाल दिया मैंने, X2 डाल दिया। ठीक है। जब मैंने X2 डाल दिया तो क्या हुआ, Y1 के पैरेलल में डालेंगे क्योंकि X2 हमारी जो है स्टार्ट बटन है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो Y0 और Y1 ऑन हो जा रहे हैं। Y0 दैट मीन्स मोटर हमारी जो है Y1, और Y0 हमारा क्या है, लैंप जो ग्रीन लैंप है वो ऑन हो जा रहा है। जैसे ही हमारा X6 जो है सेंस कर रहा है, जैसे उसके सामने ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो क्या हो जा रहा होगा उस समय, जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा उसके सामने वो तुरंत Y2 जो है उसको क्या करेगा, ऑन कर देगा, और Y0 और Y1 को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। दैट मीन्स Y0 ग्रीन लैम्प और मोटर को ऑफ कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो आप लोगों को मुझे बताना था। ठीक है। तो इसको आप बना सकते हो, इसको बाइनरी बेसिस पे बना सकते हो, मतलब कि डिजिटल लैंग्वेज का यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो हमने किया क्या है, Y0 Y1 Y2 हमारे पास 3 आउटपुट हैं। ठीक है। एक इंडिकेटर है, सॉरी 2 इंडिकेटर, एक हमारे पास मोटर है। जो मोटर है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास Y1 है। Y0 हमारा क्या है, Y0 ग्रीन लैंप है, और हमारे पास Y2 जो है वो हमारी रेड लैंप है। क्लियर है। और हमारे पास X0 X2 और क्या लगा है, X6 लगा है। तो X6 हमारा NC स्विच है, NC स्विच दैट मीन सेंसर है। ठीक है। और X0 हमारा NCPV बटन है, बटन हमारा X0 है, और X6 जो है वो NC सेंसर है। तो दोनों NC टाइप हैं तो इनका सेम बिहेवियर रहेगा। क्लियर है। Y0 Y1 की बात है। अब हमको ऑन ऑफ करना है इसके अकॉर्डिंग, समझ रहे हो आप। ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये डोंट केयर कंडीशन हो जाएंगी नीचे वाली, हमारा आउटपुट किस उसी कंडीशन में ऑन हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कंडीशन लागू होगी। ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। हमारा Y2 जो है, Y2 हमारा कौन सा है, रेड लैंप है। रेड लैंप जो है वो कब ऑन हो जाना चाहिए भाई, वो तब ऑन हो जाना चाहिए जैसे ही X6 ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, वैसे ही हमारा Y2 ऑन हो जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई Y2 ऑन हो जाएगा। सिंक सोर्स हमने डाल रखा है 0 वोल्ट, ठीक है। हमको तो ये देखना है कब पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो X0 भाई सेंसर है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो दैट मीन्स 0, सेंसर ऑन नहीं हुआ, उस केस में 24 वोल्ट पास कर रहा है। X2, अब X2 तो एनो टाइप है ना, वो तो 0 ही वोल्ट पास करेगा, जब उसको प्रेस करेंगे तभी 24 वोल्ट पास करता है, ठीक है। X6, जैसे X6 ऑन होता है, अब भाई X6 ऑन होने का मतलब जैसे सेंस करता होगा ऑब्जेक्ट, वैसे क्या हो जाएगा, Y1 क्या हो जाना चाहिए, सॉरी Y2 ऑन हो जाना चाहिए। तो Y2 इक्वल टू X0 X2 X6 का हमने मल्टीप्लाई करके तीनों को मल्टीप्लाई किया और डिजिटल इक्वेशन लिख के Y2 को हमने ऑन करवा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं X6 पे सर कोई बार तो है नहीं, हाँ कोई बार नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे ये चीज़ मालूम है कि इस पर कोई बार नहीं, मैंने होल्डिंग करवा दी, हाँ होल्डिंग करवा दी मैंने इसकी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि X6 तो वैसे भी इन्वर्टर ही होगा, क्योंकि X6 जो है वो PNP NC सेंसर है। अब PNP NC सेंसर को बनाना है NOPV सेंसर, है ना भैया। X6 क्या था, PNP NC सेंसर था ना। तो अगर PNP NC सेंसर लगा है, ठीक है, तो दैट मीन्स 24 वोल्ट भेजता है, दैट मीन्स NCPV स्विच की तरह काम कर रहा है। अब ये NCPV स्विच की तरह वो NCPV स्विच होता है जिसपे बार लगा होता है, तो X6 पे कोई बार तो लगा नहीं, तो दैट मीन्स X6 आ गया है तो इस पर बार नहीं है, विदाउट बार है, तो इसको NOPV की तरह बनाना पड़ेगा। NOPV बनाने के लिए हमने क्या किया, X6 पे इन्वर्टर डाल दिया, तो दूसरा वाला नेटवर्क हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से Y0 Y1, अब हम जान पा रहे हैं कि दो आउटपुट हमारे एक साथ हाई हो गए, तो जब दो आउटपुट एक साथ हाई हो गए तो दोनों आउटपुट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो Y0 प्लस Y1 को मैंने ऐड कर लिया। अब इसके सामने वाले जो इनपुट थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, X0 X1 और X6। अब ये X2 से ऑन हो रहा है, जैसे X2 हमारा ऑन हो जा रहा है, X2 हमारा क्या है, X2 हमारा NOPV बटन है, स्टार्ट बटन। जैसे X2 हमारा ऑन हो जा रहा है तो X2 के मैंने पैरेलल में Y0 Y1 को भी कनेक्ट कर रखा है। आप चाहते हो कि केवल Y0 को पैरेलल में कनेक्ट करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, Y1 को कनेक्ट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आउटपुट पे दोनों एड्रेस पड़े हुए हैं। इस वजह से किसी का एक का भी डाल सकते हो उसके पैरेलल में, या आप दोनों को पैरेलल में होल्डिंग करा सकते हो। क्लियर है, तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग को कर सकते हो, ठीक है ना। आप सर कहोगे सर ऊपर तो Y0 प्लस Y1 इक्वल टू X0 और XC हमारे पास बफर लगा, सॉरी इन्वर्टर है, तो हमने क्या कहा था, जब बार लगा हो X0 X6 पे तो आप कौन सा स्विच चूज करते हो, NCPV। तो X0 X6 क्या हैं, ऑलरेडी NC हैं, तो NC को NC की तरह यूज करोगे, क्या डालोगे, बफर डालोगे ना। तो मैंने X0 X6 का इसीलिए बफर डाला यहाँ पे, ठीक है भाई। अरे भाई X0 और X6 दोनों पे बार लगा है, तो तुम चूज करोगे PLC में NCPV स्विच, तो ये ऑलरेडी NCPV स्विच उसमें कनेक्ट हैं, तो जब NCPV स्विच को NCPV की तरह यूज करोगे तो बफर डालोगे भाई, ठीक। तो ये चीज़ इस तरह से कर लेना है आपको। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। बट आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने प्रोग्रामिंग नहीं की है और अच्छे से चीज़ों को नहीं समझा है, अंडरस्टैंड नहीं किया है, सेंसर को नहीं समझा है अच्छे से, तो आप पीछे जाके सेंसर को क्लियर करो और उसको समझो, उसके अकॉर्डिंग आप फिर